अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम MGT 101 का चैप्टर नंबर 6 करेंगे, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो चैप्टर है इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट्स के बारे में है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में भी कुछ टर्म्स हैं जिनका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। पहली है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो हम इनकर्ड करें टू रन एंड ऑपरेट द एंटिटी, यानी कि एंटिटी को रन करने के लिए जो एक्सपेंस करते हैं वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। उसके आगे से टू टाइप हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिव एंड सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस। अब हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस क्या होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस दीज आर रूटीन एक्सपेंसेस ऑफ द एंटिटी दैट आर इनकर्ड टू रन द एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या, एडमिन। ऐसे जो भी एक्सपेंस जिसमें एडमिन इन्वॉल्व हो उसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। फॉर एग्जांपल, आपने बहुत जगह देखा होगा फैक्ट्री लगी हुई है और फैक्ट्री का जो मेन ऑफिस है वो किधर और है। उस मेन ऑफिस के अंदर, यानी कि जो मेन ऑफिस की बिल्डिंग है उसके अंदर जितने भी एक्सपेंस होंगे वो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस में होंगे। देखें, सैलरी स्टाफ, उसमें कुछ लोग काम कर रहे हैं, उनको स्टाफ सैलरी देंगे। बिल्डिंग का रेंट होगा, उसमें रिपेयर भी करवा सकते हैं। उस बिल्डिंग की इंश्योरेंस हो सकती है, इलेक्ट्रिकल बिल, टेलीफोन बिल, इंटरटेनमेंट, ये सारे क्या आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में। बस आपने इतना याद रखना है कि ऐसे एक्सपेंसेस जो हमारी जो मेन कंपनी का ऑफिस होता है उसमें जितने भी एक्सपेंस आते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस में होता है। अगला है सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंस। जैसे आपको नाम से पता चला है कि सेल के लिए जो एक्सपेंस, यानी कि प्रमोशन के लिए एक्सपेंस, ऐसे एक्सपेंस जो हमारी प्रोडक्ट को प्रमोट करें उसको हम कहेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग मार्केटिंग एक्सपेंस। इसमें हमारे पास क्या आ गया, सेल, स्टाफ, वेजेस, कमीशन, एडमिनिस्ट्रेशन, फी, सैंपल। इन दोनों के डिफरेंस में बाज़ लोग जो होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका एक अच्छा तरीका है, जैसे कि आप अपना माइंड सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में क्लियर कर लें, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आप अलग लिख लें और जो बाकी जो एक्सपेंस होंगे वो ऑटोमेटिकली सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग एक्सपेंस में आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आता है फिक्स एसेट। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था फिक्स एसेट क्या होता है। इस वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। फिक्स एसेट ऐसी चीज़ जिसको हम यूटिलाइज कर कोई नई चीज़ या प्रोडक्ट बनाए जिससे हमें प्रॉफिट हो, जैसे कि मशीनरी हो गया और इसको टच भी कर सके और देख भी सके। ये नहीं कि इनटेंजिबल और टेंजिबल एसेट का मैंने लास्ट टाइम कंसेप्ट दिया था। जो टेंजिबल एसेट होते हैं वो लाइक अ फिक्स एसेट होते हैं जिनको हम देख सकते हैं और छू भी सकते हैं, और इनका बेनिफिट 1 साल तक हमें होना चाहिए। 1 साल तक होना चाहिए। 1 साल के बाद ये क्या होती हैं, ये जो एसेट इनमें डेप्रिसिएशन होना शुरू हो जाती है, इनकी वैल्यू कम हो जाती है, लेकिन 1 साल तक इनका हमें बेनिफिट लाजमी हो। उसके बाद हमारे पास अगली टर्म है जी करंट एसेट। करंट एसेट ऐसे एसेट होते हैं जो बहुत ही जल्दी हमारे पास कैश में कन्वर्ट हो जाए। दीज आर द एसेट व्हिच आर हेल्ड फॉर ट्रेडिंग पर्पस, मीन स्टॉक फॉर सेलिंग पर्पस, आर द एक्सपेक्टेड टू रिकवर इन अ कैश इन 12 मंथ। मतलब ऐसे करंट एसेट ऐसे जो जल्दी एक्सेप्टेबल हों और जल्दी से जल्दी हमारे कैश में कन्वर्ट हो जाए। इसकी एग्जांपल आप देखें, जैसे प्राइस बॉन्ड है। आपके पास पैसे नहीं, किसी भी शॉप पर जाएंगे, आप उनको प्राइस बॉन्ड दें और उससे बदले कुछ चीज़ लेंगे, वो फटाफट आपको चीज़ दे देगा क्योंकि वो जल्दी एक्सेप्टेबल है, क्योंकि उसे पता है कि ये पैसे उसे मिल जाएंगे। इस तरीके से जो हमारे पास चीज़ें होती हैं, डेटर्स होते हैं, सिक्योरिटी, हमारे पास सर्टिफिकेट होते हैं, बॉन्ड होते हैं, ये सारी चीज़ें क्या आती हैं करंट एसेट पे आ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास है करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ वो लायबिलिटीज़ होती है जो 12 मंथ के अंदर अंदर हमने पे करनी होती है। हमारा एक प्रॉमिस होता है कि 12 मंथ के अंदर पे करना है। 12 मंथ से अगर ऊपर है तो वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ हो जाती है, और अगर वो 12 मंथ के अंदर अंदर है तो वो करंट लायबिलिटीज़ आ जाती है। आगे हम देखते हैं इनकम स्टेटमेंट। जिस क्वेश्चन में हमने बनाना ही है ज़्यादातर इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाना है, लेकिन अब इनकम स्टेटमेंट बहुत से लोगों को बहुत मुश्किल लगती है। यहाँ मैंने आपको एक परफॉर्मा बना के दी, आपकी बुक में भी परफॉर्मा है लेकिन वो थोड़ा शॉर्ट बना हुआ है। पहले हमने क्या करना होता है, इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले हमने मालूम करनी होती है नेट सेल। आप अपनी कॉपी पे नोट कर लें, नेट सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसके बाद हमने मालूम करना होता है नेट प्रॉफिट। नेट सेल मालूम करने के लिए हमने क्या करना है, सेल लेनी है, सेल में से सेल रिटर्न अगर हैं, सेल डिस्काउंट अगर ये भी हैं, तो हमने इन दोनों को माइनस कर देना है। यानी कि सेल में सेल रिटर्न और डिस्काउंट जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट सेल आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करने के लिए आपको ओपनिंग स्टॉक चाहिए,
परचेज चाहिए और इन दोनों को आंसर को ऐड कर लेना है और इसमें से आपने परचेजेस रिटर्न और परचेजेस डिस्काउंट ये दोनों लेस कर देना है। तो आपके पास आ जाएगा, आपके पास जो आंसर आएगा उसमें क्लोजिंग स्टॉक भी आपने लेस कर देना है। तो आपने क्या करना है, उसके बाद इतना मालूम करने के बाद नेट सेल माइनस CGS करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ग्रोस प्रॉफिट आएगा। ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा, आपने इसमें सारे एक्सपेंस आपने लेस करने हैं तो आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अब इसको याद करना का तरीका ये है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारी जो सेल होती है, पहले हमने सेल मालूम करना है ना। सेल की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो हम लिख लेते हैं। सेल में सिर्फ 3 ही चीज़ें आती हैं, सेल, सेल रिटर्न, सेल डिस्काउंट। इस 3 चीज़ों के अलावा कोई चीज़ नहीं आती। आपने सेल लिखनी है, इन दोनों को माइनस कर देना सिंपली। अब देखिए आपका बिजनेस है, ठीक है, आपके पास ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, पीछे से जो चीज़ें पिछले ईयर की जो चीज़ें होती हैं ना, वो जो पिछले की चीज़ें जो बच जाती हैं वो अगले ईयर पे हमारा ओपनिंग स्टॉक होता है। फॉर एग्जांपल हमारा अपना बिजनेस है, ठीक है, हमारी चीज़ें बच गई अगले साल पे, तो हम हिसाब लगा रहे हैं, हमने कहा जी हमने ये यूटिलाइज़ करनी है। अब वो हमने यूटिलाइज़ करनी है क्योंकि वो ओपनिंग स्टॉक है। उसके बाद हमने बताना कितनी हमने परचेजेस की हैं। अब परचेज़ की हैं, परचेज रिटर्न हमने इतनी लेस की हैं, ये परचेज रिटर्न हमारी परचेज़ वापस कर दी हमने परचेज़। तो जब हमने परचेज़ वापस ही कर दी हैं तो हम क्यों लिखें इसके बिज़नेस में, इसलिए हम इसको रिटर्न करते हैं। अब परचेज़ डिस्काउंट पे अगर हम शॉपकीपर के पास जाते हैं और वो क्या करता है, इतना हमें डिस्काउंट दे देता है। जब और डिस्काउंट इतने पैसे लगते ही नहीं तो फिर वो हम क्यों लिखें, वो भी हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे। उसके बाद हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक होता है, जो हम सारा कुछ बनाने के बाद जो हमारे पास माल बच जाता है उसको हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक, जो हम नेक्स्ट ईयर इस्तेमाल करते हैं, वो आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाएगी नेट सेल को माइनस जब हम CGS से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रोस प्रॉफिट। अब ग्रोस प्रॉफिट हमें सिर्फ इतना बताता है कि हमने इतनी सेल की थी, इतनी परचेज की थी, जस्ट हमें ये बताता है। उसके बाद हमें पता तो होना चाहिए हम जो काम करें उसका प्रॉफिट कितना है, इसलिए हम क्या करेंगे, नेट सेल निकालने के, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए सारे एक्सपेंस जितने भी एक्सपेंस होंगे सबको ऐड करके आखिर में आंसर को लेस कर दें तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। चलिए आइए मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए आपकी हैंडआउट में ये परफॉर्मा क्वेश्चन भी गिवन होगा और आपने क्वेश्चन खोल लेना है, ठीक है। देखें यहाँ पर लिखा हुआ है सेल, सेल उनकी आई है 40,600 जो सेल आई है। उसके बाद उन्होंने कि बस रिटर्न और डिस्काउंट नहीं थे तो नहीं लिखे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, ओपनिंग स्टॉक लिखा, परचेजेस लिखा, ग्रोस प्रॉफिट, क्लोजिंग स्टॉक लिखा। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा लेस होता है, या तो आप चाहें यहाँ माइनस का निशान डाल दें या तो आप चाहें यहाँ ब्रैकेट का निशान डाल दें तो पता चल जाएगा ये माइनस हो रहा है। तो हमने क्या किया, ओपनिंग स्टॉक में हमारे पास इतना था, परचेजेस हमारा ओपनिंग स्टॉक नहीं था, इधर ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो हमने क्या करना है, परचेजेस हमारे पास इतनी है और उसके बाद हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक इतना है, इसमें से परचेज में से लेस कर दिया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। इन दोनों को फिर हमने लेस करना है तो हमारे पास क्या 22,060, जो मैंने आपको कहा था ग्रोस प्रॉफिट कैसे निकलेगा, माइनस सेल, नेट सेल माइनस CGS। यहाँ मैंने आपको बताया था नेट सेल माइनस CGS, तो हमने यहाँ नेट सेल माइनस CGS कर ली तो हमारे पास क्या आ गया, ग्रोस प्रॉफिट आ गया। अब उन्होंने हमें बताया है जी ऑपरेटिंग एक्सपेंस। मोस्टली लोग ये इस हेडिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर इसकी हेडिंग ना भी दें तो भी कंफ्यूजन नहीं है। आप लोग माशाल्लाह इतनी कैपेबिलिटी है आपको पता है क्या एक्सपेंस और क्या इनकम है। सारे एक्सपेंस लिखें, ऐड करें और उसको एंड में 2206 में से माइनस कर दें। माइनस करें यानी कि ग्रोस प्रॉफिट में से माइनस करेंगे, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अदर इनकम में हमने क्या करना है, जो इनकम की चीज़ें हैं वो ऐड करनी है, ठीक है। इनकम की चीज़ें ऐड करनी है यानी इनकम हो रही है, एक्सपेंस हमने लेस किया तो इनकम हम ऐड करेंगे। इनकम हमने ऐड कर उसमें ऐड करके हमारे पास पता चल जाना कि आया हमें बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है, आया लॉस हुआ है। अगर ये हमारे पास डेफिसिट बैलेंस आता है तो ये प्रॉफिट लॉस है, और अगर हमें सरप्लस में बैलेंस आता है तो ये हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। आगे है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का भी यही परफॉर्मा है, पहले हमने एसिड लिखने हैं, फिक्स एसिड लिखने हैं जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, और करंट एसिड। फिक्स एसिड सारे लिख के उनकी वैल्यू कैलकुलेट कर देनी है, करंट एसिड लिखेंगे सबकी वैल्यू कैलकुलेट करके आपने एक साइड पे डेबिट साइड पे लिख लेना है। उसके बाद हमने ये लिखना है ओनर इक्विटी है। ओनर इक्विटी जो निकालने का तरीका ये थोड़ा सा वर्किंग वाला है, ये मैं अभी आपको बताती हूँ। लायबिलिटीज़ हैं, लायबिलिटीज़ लिखकर हमने लिख लिया। अब हमने क्या करना है, कैपिटल लेना है। ओनर इक्विटी निकालने के लिए कैपिटल लेना है, उसमें से नेट प्रॉफिट को ऐड करना है। नेट प्रॉफिट को ऐड करेंगे और माइनस जब ड्राइंग हम करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हम लिखेंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। और बैलेंस शीट का आपकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड लाजमी इक्वल आनी चाहिए, यानी कि एसेट और लायबिलिटी साइड आपकी इक्वल आनी चाहिए। अगर आपकी इक्वल नहीं आती तो इट मीन्स कि आपका आंसर गलत है और आपका इनकम स्टेटमेंट सही नहीं बनी और
या आपकी बैलेंस शीट पे कोई मसला आया। ये परफॉर्मा आपकी बुक में बना हुआ है हैंड आउट में, इसमें देख लें। आपको फिक्स एसेट ये दिए हुए हैं, ठीक है, करंट एसेट आपको ये दिए हैं। इन दोनों को ऐड करके आपने एक साइड पे लिख लेना है। उसके बाद आपके पास ये आपने याद कर लेना है। उसके बाद आपके पास ओनर इक्विटी है, ये आपने निकालना है और इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेना है। ये सारा परफॉर्मा बना हुआ है। ओनर इक्विटी यहाँ लायबिलिटीज़ लिखी हुई है, सारी लायबिलिटीज़ को ऐड करके आंसर निकाल लेना है। और याद रखिएगा बैलेंस शीट की दोनों साइड इक्वल आ जाती है। और बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट समझने के लिए कम से कम आप एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन को 2 या 3 दफ़ा प्रैक्टिस करें, आपको बहुत अच्छे तरीके से आ जाएंगे। और फिर भी आपको अगर कोई कन्फ्यूजन होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, मैं आपकी सारी कन्फ्यूजन क्लियर कर दूँगी। क्वेश्चन नंबर 1 तो हमारा सोल्व हो जाता है। और आपकी हैंड आउट में क्वेश्चन नंबर जो 2 है, थोड़ी सी उसमें चेंजेस हैं, वो मैं आपको चेंजेस बता देती हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में सब कुछ गिवन है, लेकिन आपको ड्राइंग के बारे में थोड़ा घुमा फिरा दिया कि आप ड्राइंग फॉलो करें। इधर लिखा हुआ है एक बंदा उसने स्टार्ट बिजनेस किया, ठीक है, 2016 को इन्वेस्ट किए 1.5 लाख रुपए एज अ कैपिटल पे। उसने क्या किया, 100 रुपीज़ पर वीक फ्रॉम द बिजनेस टू कवर लिविंग एक्सपेंस, यानी उसने 100 रुपीज़ पर वीक क्या किया, उसने 100 रुपीज़ क्या एज अ ड्राइंग इस्तेमाल की। अदर देन फॉर 4 वीक इन अगस्त व्हेन शी टुक द 500 पर वीक। और उसने क्या किया, 500 पर वीक, तो सेकेंड वीक में उसने 500 निकाले। अब इसकी ड्राइंग हम कैसे, अब इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा जो पहले वीक है उसमें वो बंदा क्या करता था, हर वीक 100 रुपीज़ निकालता था एज अ ड्राइंग पे, हर वीक निकालता। लेकिन इसके अलावा बता रहे हैं कि 2 वीक अगस्त के अलावा अगस्त के 2 वीक ऐसे हैं जिसमें उन्होंने 500 रुपये निकलवाया। तो हमने मालूम करना है कि क्या इसकी ड्राइंग क्या होगी। तो अब ये देखें 1 ईयर की बनता, तो हम क्या करेंगे, पहले हम चेक कर लेंगे कि हमारे 365 डेज को अगर हम डिवाइड करें 7 के साथ तो हमारे पास वीक कितने होते हैं। साल के हमें वीक पता होना चाहिए, तो हमने क्या साल के वीक पता करने के लिए 367 को डिवाइड किया 7 के साथ, तो हमारे पास बन गए 52 यानी कि वीक हमारे पास हो गए। अब इतना तो पता चल गया। अब उसने क्या कि सब वीक में वो 100 रुपीज़ निकालता है, सिर्फ 2 वीक्स में उसने 500 निकाला है। जब हमने 50 वीक को मल्टीप्लाई किया 100 के साथ, तो हमें पता चल गया कि 50 जो वीक की उसने ड्राइंग है वो 5000 बनती है। और 2 वीक ऐसे हैं जिसमें उसने क्या किया है, 500 निकलवाए हैं। 2 वीक में 500 निकलवाया, तो 500 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ 1000, और जब हम 5000 को ऐड करेंगे 100 के साथ 1000 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगी ड्राइंग 6000। दोबारा मैं आपको ये क्वेश्चन समझा देती हूँ, थोड़ी कन्फ्यूजन ना हो रह जाए आपके। इसमें ये कह रहे हैं कि हमें ड्राइंग नहीं गिवन दी हुई, ड्राइंग हमें निकालनी है। एक बंदा है, ठीक है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया 1.5 लाख रुपया। वो एक साल की हमने इनका बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट एक साल के बनाते हैं। तो उसने क्या किया कि हर वीक में वो 100 रुपये निकालता था, ठीक है, हर वीक में 100, साल के हर वीक में 100 रुपये निकालता था। लेकिन 2 वीक ऐसे थे जिसमें उसने क्या 500 निकाला है। तो पहले हमें पता चलना चाहिए साल के कितने वीक होते हैं। साल के वीक पता करने के लिए 365 डेज़ को हम डिवाइड करेंगे 7 के साथ, हमें पता चल जाएगा कितने वीक निकल गए, 52 वीक निकल गए। अब 52 में से जो 2 वीक ऐसे थे जिसमें उसने 500 निकाला, बाकी सब वीक में हमने 100 निकाला है। जब 50 को मल्टीप्लाई 100 के साथ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5000। और जो 2 वीक उसने निकाले थे 500, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, हमारे पास 1000 आ जाएगा। जब इन 5000 और 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6000। और इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आपको मैं बता देती हूँ। देखें इसने ऐसे लिखा, बिल्डिंग की वैल्यू 45,000 लिख ली, फर्नीचर की वैल्यू 75, स्टॉक की लिख लिया, डेटर लिख लिया, बैंक लिख लिया। उसके बाद हमारे पास कैपिटल, उसके बाद 1,50,000 था कैपिटल। नेट लॉस जो है उसके पास 13,000 आ गया, और जो ड्राइंग थी वो उसके पास क्या आ गई 6,000 आ गया। 6,000 आ गया, इनको आपने लेस किया तो 1,30,000 गया क्रेडिट, और इसकी वैल्यू गिवन है, सबकी वैल्यू गिवन है। और यहाँ आपको माइंड में कन्फ्यूजन होगी कि नेट लॉस हमेशा गिवन होता है, इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन होता है बैलेंस शीट, क्योंकि ऐसे नहीं इनकम स्टेटमेंट बन सकती। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, और उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो कुछ क्वेरीज़ हैं आप बता दें। और क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 जो है वो मैंने उसको चेक किया है, मैंने जर्नल की वीडियोस 2 बनाई हुई थी, आप वो चेक कर लें। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।